मान्य सभी अतिथिगण, भारत के 5 प्रधानमंत्री इसके पूर्व इस सभागृह में आप सबके साथ बात कर चुके हैं। मेरा 6ठा नंबर है। मैं 3 दिन से आपके इस शहर में हूं और मुझे जो उत्साह, उमंग और प्यार मिला है, इसके लिए मैं इस शहर का, यूएस का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से सीएफआर के इस परंपरा को बधाई देता हूं कि उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है। वे स्वयं अपने विचारों को थोपते नहीं हैं, वे विचारों को सुनते हैं, सब पक्षों के विचारों को सुनते हैं और उसी को जगत के सामने रखते हैं और लोगों पर छोड़ देते हैं कि ये भिन्न भिन्न पहलू हैं, आप जज कीजिए सही क्या है, गलत क्या है। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में छोटा काम नहीं है, वरना संस्थागत प्रेम इतना होता है, संस्था की अपनी छवि की चिंता इतनी होती है, वो अपने विचारों को कहीं न कहीं तो रंग देने की कोशिश करता है। लेकिन सीएफआर ने अपने आप को लगातार बचाए रखा है और जैसे के तैसा और सब पहलुओं को ला करके एक समेट करके सबके सामने प्रस्तुत करने की एक परंपरा खड़ी की है। इसके लिए मैं सीएफआर को हृदय से अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर हास का संबंध हिंदुस्तान से अच्छा रहा। भारत और अमेरिका के संबंधों को पिछले दशक में गति देने में, संबंधों को और ताकत देने में डॉक्टर हर्ष ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। जब वाजपेयी जी की सरकार थी भारत में, तब उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रही थी और हम पूरा भारत उनके इस योगदान को सकारात्मक रूप से हमेशा याद करता है और मैं डॉक्टर हास का उसके लिए हृदय से आज भी अभिनंदन करना चाहता हूं। जैसा अभी डॉक्टर हास ने बताया कि 30 साल के बाद भारत में पहली बार एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुन करके आई है और वो भी जो हमेशा विपक्ष में रहती थी, वैसी पार्टी जीत करके आई है। और पहली बार भारत में एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। हमारे यहां अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, वो जब ब्रिटिश शासन था उसी काल में उनका जन्म हुआ था और इसलिए मैं वो इंसान हूं जिसे गुलामी के उन दिन देखने का अवसर नहीं आया था। मैं जन्मा ही मैंने लोकतंत्र की ब्रीदिंग के साथ किया है। मेरे सांसों सांस में लोकतंत्र है और वही लोकतंत्र की ताकत के भरोसे आज समाज का एक सबसे छोटा व्यक्ति हिंदुस्तान के इस पद पर पहुंच पाया है। ये लोकतंत्र की ताकत है। पहली बार बहुमत मिला है और उसके कारण करीब करीब 2 जनरेशन जो अपनी आशा आकांक्षाओं को समेट करके बैठे थे,
एकदम से उफान आया है। भारत का हर नौजवान जिसकी आयु आज 40-45 साल हुई होगी, 10 साल की उम्र से अपनी 40 साल की यात्रा तक उसने अस्थिरता, निराशा, यही माहौल देखा है। और जब ये स्थिति आई है तो स्वाभाविक है कि उसकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है और उन अपेक्षाओं को पूर्ण करना हमारा दायित्व भी है। भारत एक विशाल देश है, उसके चुनाव को समझना ये भी बहुत बड़ा कठिन काम है। और जैसे पश्चिम के देशों में चुनावों पर किताबें लिखी जाती हैं, भारत में उस प्रकार की परंपरा अभी तक तो नहीं बनी है और उसके कारण चुनाव का रूप, रंग, उसका दायरा, इसका पूरा अंदाज जब तक कि कोई व्यक्ति वहां चुनाव को निकट से न देखे उसको अंदाज नहीं आ सकता। और शायद विश्व में इतनी बड़ी संख्या में मतदान, इतने मतदाताओं के मत प्राप्त करके विजयी होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिन तपस्या रहती है, कठोर परिश्रम रहता है। लेकिन भारत की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। इस चुनाव में हम 2 विषयों को लेकर के मैदान में उतरे थे। एक हमारा आग्रह था गुड गवर्नेंस, दूसरा हमारा आग्रह था डेवलपमेंट। हम मानते हैं कि भारत की सारी समस्याओं का समाधान जब तक हम इन बातों पर फोकस नहीं कर सकते तब तक हम नहीं कर पाते। पहले हमारे यहां कुल मिलाकर के आदत ये रही थी कि छोटे छोटे वर्गों को खुश करो, टुकड़े फेंको, अपनी वोट बैंक को सलामत रखो और राजनीति करते रहो। वो एक सरल उपाय है, बहुत ही सरल रास्ता है और राजनीति में टिकने के लिए बड़ा हिंदुस्तान के लोगों को बराबर वो जम गया था। लेकिन गुड गवर्नेंस की बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, छोटे विषयों से ऊपर उठ के बात करना, ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन इस बात को लोगों ने इसलिए स्वीकारा क्योंकि भारत की जो युवा पीढ़ी है उसकी सोच बदली है। भारत की जो यंग जनरेशन है वो उन टुकड़ों में अब जीना नहीं चाहती है। अब तक जिस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट मिली है उस ट्रीटमेंट से वो खुश नहीं है, वो कुछ नया चाहती है। और भारत एक भाग्यवान देश है, वो दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, साथ साथ दुनिया का सबसे युवा देश है। ये एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन हमारे पास है कि महान विरासत भी है और हम यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। इस यूथ का जो एस्पिरेशंस है, ये यूथ के मन के अंदर जो पड़े हुए विचार है, उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आया है। ये बात निश्चित है कि राजनीति में स्टेबिलिटी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। हम जानते हैं कि अगर स्टेबिलिटी है तो सामान्य मानवी को भरोसा होता है कि हाँ भाई चलिए अब कुछ नीतियों के आधार पर चलेगा, हम साथ चल सकते हैं। तो भारत की जनता ने स्टेबिलिटी का निर्णय कर करके विकास की यात्रा की नींव डालने का काम स्वयं जनता जनार्दन ने किया है। मैं इस बात में विश्वास करता रहा हूं, जब मैं गुड गवर्नेंस कहता हूं तब गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, क्योंकि इतना बड़ा देश चलाने के लिए इतने बड़े परंपराएं, इतने बड़े नियम, इतनी बड़ी हायरार्कीज, यही चीजें हैं जो रुकावट का कारण बन जाती है। वो सरकारी व्यवस्था ही एक प्रकार से बोझ बन जाती है। मेरी कोशिश है सारी प्रोसेस सरल कैसे हो,
स्पीडी कैसे हो, उस दिशा में हमारी कोशिश है। ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, ये हमारी कोशिश है। हम ई गवर्नेंस की ओर बल दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, और इसके कारण इफेक्टिव गवर्नेंस की पूरी संभावना है, इजी गवर्नेंस की संभावना है, उस पर हमारा बल है। और दूसरी बात है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में भी हमारे दो फलक है। एक, हम विश्व स्तर पर डेवलप कंट्रीज की बराबरी में हमारे देश को लाकर के कैसे खड़ा करें। एट द सेम टाइम मेरे देश का जो गरीब से गरीब इंसान है, जो आखिरी इंसान है, उसके जीवन में बदलाव कैसे लाए। भारत की जब चर्चा होती है तो एक पहलू छूट जाता है। अब समय की मांग है कि उस पहलू पर चर्चा हो, और वो है नियो मिडिल क्लास। जो लोग गरीबी से बाहर आए हैं लेकिन अभी मध्यम वर्ग की अवस्था तक पहुंचे नहीं हैं और अब गरीबी में वापस जाना नहीं चाहते हैं, ये ऐसा एक बहुत बड़ा बल्क है। हम इस नियो मिडिल क्लास को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर हम नियो मिडिल क्लास को एड्रेस करते हैं, उसकी आर्थिक जीवन में बदलाव लाते हैं, तो गरीबी से बाहर निकलने का हौसला बुलंद हो जाएगा। अगर हमने नियो मिडिल क्लास के प्रति उदासी बरती और दुर्भाग्य से वो फिर गरीबी की ओर चला गया, तो कभी भी गरीब को बाहर रहने की आने की इच्छा नहीं होगी। वो यही मानेगा परमात्मा ने तय किया है, अब ऐसे ही गुजारा कर लो, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं ये मनोवैज्ञानिक स्थिति को बदलना चाहता हूं, और उसके लिए इस तबके के विकास के लिए क्या योजनाएं हो सकती हैं, उस पर हम बल दे रहे हैं। जब मैं कहता हूं हम ग्लोबल लेवल पर जाना चाहते हैं, जिसमें हम हमारा ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को हम और तेज बनाना चाहते हैं। अच्छा है, पहले 3 महीने में ही हम 4.5 से 5.7 तक हमारे ग्रोथ को 1% पहले 3 महीने में बढ़ाने में सफल हुए हैं। और उसका एक मूल कारण है, सरकार चुनने के बाद एक विश्वास का माहौल बना है, और उस विश्वास का माहौल है वो सबसे ज्यादा गति देता है। कभी कभी कोई पेशेंट बीमार हो और किसी दूसरे शहर में बीमार हो गया हो, जब तक उसको अपना डॉक्टर नहीं मिलता है वो ठीक नहीं होता है, उसको चिंता रहती है, उसको खुद का डॉक्टर चाहिए। तब उसका अपना विश्वास उसको बीमारी से बाहर लाता है। और इसलिए लोगों ने जिस विश्वास के साथ अपनी सरकार बनाई है, उस सरकार खुद ने बनाई है, अपनी इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बनाई है, उसके कारण जनता के अंदर अपने आप में एक विश्वास पैदा हुआ है। और विश्वास बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल काम इन दिनों कर रहा है, जिसके कारण एक मैग्नेटिक इफेक्ट आज मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ से विकास की तरफ की दौड़ का एक माहौल बना है, और जो हमें विश्व के समृद्ध देशों की बराबरी में ले जाने के लिए संभावनाओं को जन्म देता है। हम हमारी इकोनॉमी को 3 पिलर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं: एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। और तीनों को हम बैलेंस करना चाहते हैं। हमारी पूरी इकोनॉमी में 30% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का हो, 30% मैन्युफैक्चरिंग का हो, 30% सर्विस सेक्टर का हो। कभी कभार अगर एक आध भी नीचे चला गया तो भी देश की इकोनॉमी को कोई तकलीफ न हो, और उस दिशा में हम आगे चल रहे हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, तब हम मेक इन इंडिया का एक बुलंद विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया को कहते हैं कि आइए मेक इन इंडिया। और मैं इंडिया के लोगों को कहता हूं कि आप भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कीजिए ताकि आपकी प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में चले। और उसके लिए मैं कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारी प्रोडक्ट ऐसी हो जो जीरो डिफेक्ट हो,
हमारी प्रोडक्ट की प्रोसेस ऐसी हो कि जो एनवायरनमेंट पर जीरो इफेक्ट करती हो। और इसलिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट उन पर हम अपना बल दें तो हम दुनिया के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए सफल हो जाएंगे। जब मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं तो दुनिया के लोग आए, आज दुनिया के हर उद्योगकार को उत्पादन तो करना है, मार्केट अवेलेबल है, उसकी चिंता यही है कि लो कॉस्ट प्रोडक्शन कैसे हो, इफेक्टिव गवर्नेंस की सुविधा कैसे मिले, अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी कैसे हो, उसको प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स कैसे मिले, अपने मुलाजिम के लिए, अपने अफसरों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे उपलब्ध हो। अगर इन बातों पर ध्यान दिया गया तो विदेश के लोगों को आकर के संभावनाएं बढ़ गया। और भारत जहां युवा देश है तो हम स्किल डेवलपमेंट पर बल दे रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी मेरे दो पहलू हैं। एक, 2020 तक दुनिया को बहुत बड़े वर्कफोर्स की आवश्यकता लगने वाली है। विश्व को इतने बड़े वर्कफोर्स की आवश्यकता लगने वाली है कि वो वर्कफोर्स कहां से मिलेगा उसका चिंता का विषय है। भारत युवा देश है, दुनिया की वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट पूरे करने का सामर्थ्य हिंदुस्तान में है। दुनिया को कितने ही प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी, उस काम को हम करना चाहते हैं। उसी प्रकार से हम वो भी स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि जिसमें हमारे एंटरप्रेन्योर तैयार हो और वो लोग हो जो जॉब क्रिएटर्स हो। छोटे लोग छोटे छोटे व्यवसायों के द्वारा जॉब क्रिएटर कैसे बने और उसके कारण छोटे छोटे उद्योगों का एक जाल बिछे और हमारी इकोनॉमी और आगे बढ़े, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि जिन कदमों को हमने उठाया है उसका सीधा सीधा परिणाम मिलने वाला है। पिछले 3 महीने के अल्पकाल में ही अभी डॉक्टर हर्ष बता रहे थे, मार्स में हमने बड़ा अचीवमेंट किया है। आपको जानकर के आनंद होगा कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पुर्जे बने। छोटे छोटे कारखानेदारों ने छोटे छोटे पुर्जे बनाए और हमारे स्पेस साइंटिस्टों ने उसको इकट्ठा किया और बहुत ही कम खर्चे में हमने मार्स में पहुंचने में हम सफलता पाई है। बहुत ही कम खर्चे में। खर्चे को अगर मैं कहूं तो हॉलीवुड की फिल्म इससे ज्यादा महंगी होती है। हॉलीवुड की फिल्म से भी कम खर्चे में मार्स ने 65 करोड़ किलोमीटर 650 मिलियन माइल्स की यात्रा पूरी की है और वहां पहुंचे हैं। और दुनिया में भारत पहला देश है कि जो पहले ही प्रयत्न में सफल हुआ है। अब तक किसी ने 6 प्रयास के बाद, किसी ने 8 प्रयास के बाद सफलता मिली। भारत पहला देश है जिसको पहले ही प्रयास में सफलता मिली है। तो टैलेंट और लो कॉस्ट चीजों को बनाने का सामर्थ्य, ये दुनिया को हमने परिचय दिया है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं उनको अब और कुछ देखने की जरूरत, जरा हमारा मार्स के एक्सपीरियंस का ही केस स्टडी करें। केस स्टडी करके वो तय कर सकता है हाँ हिंदुस्तान जा सकते हैं कि इतना बड़ा अचीवमेंट इतने कम पैसों में इतने स्किल मैन पावर के द्वारा हो सकता है। तो खुद जो प्रोडक्ट लेकर के आया है वो भी कर सकता है। और इसलिए मेक इन इंडिया के मिशन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट पर हम बल दे रहे हैं। हम कानूनों में काफी बदलाव ला रहे हैं। हमने लेबर रिफॉर्म्स किए हैं। मैं जानता हूं भारत जैसे देश में लेबर रिफॉर्म्स के इनिशिएटिव ये राजनीतिक दृष्टि से अनुकूल नहीं होते हैं, लेकिन जनता ने हमें जो जनादेश दिया है और उसको देखते हुए जो मुझे लगता है कि मुझे देश को विकास की दिशा में ले जाना मेरे दायित्व है। और इसलिए राजनीतिक दृष्टि से अनुकूल न हो ऐसे विषयों पर भी हम जिम्मेवारी के साथ कदम उठा रहे हैं। और अल्टीमेटली ये सबके फायदे में जाने वाले हैं। किसी का नुकसान हो ये हम नहीं चाहते हैं। हम राज्यों को भी ऑथोराइज कर रहे हैं कि आपको अपने राज्य के अनुकाल के अनुसार अगर लेबर रिफॉर्म करना है तो आप कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब आएगा हम आपको
पूरी तरह उसका सहयोग देंगे। केंद्र और राज्य के बीच में भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है। हमने एक टीम इंडिया की कल्पना का लेकर के गवर्नेंस को आगे बढ़ाया है। केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम क्यों न करें। अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करना आती है, वो आकर के दिल्ली में बात करती है। अब दिल्ली के पास खुद को तो कुछ करना नहीं होता है, उसने तो किसी न किसी को राज्य को भी भेजना होता है। लेकिन राज्य के लोगों को अगर पता नहीं है क्या है तो वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन केंद्र और राज्य मिलकर के एक टीम मिलकर काम करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को रहता है भाई मैं दिल्ली जाऊं या किसी स्टेट के हेडक्वार्टर पर चला जाऊं, मेरे काम को कभी रुकावट आने वाली नहीं है। एक विश्वास का माहौल पैदा होगा और इसलिए एक टीम इंडिया इस मूड को लेकर के हमने हमारी पूरी कार्यशैली में एक बदलाव लाया है और उस बदलाव को लेकर के हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से ईज ऑफ बिजनेस, मैं जानता हूं, मैं कभी कभी कहता हूं, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा करो तो मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हमारे यहां फाइल 32 जगह पे यात्रा करे तो भी उसका मोक्ष नहीं होता है। तो मैंने उनको कहा कि फाइल का मोक्ष जल्दी कैसे हो, और उसके लिए प्रोसेस को हमने बदला है। और बहुत पहले हमारे यहाँ कोई फॉर्म भरना है तो पुराने जमाने के हैं 10-10 पेज के फॉर्म भरने पड़ते हैं और हर काम के लिए वो फॉर्म अलग से भरते रहने पड़ता था। मैंने कहा अब नहीं होगा। सब मेरे अफसरों को मैंने कहा एक पेज का फॉर्म बना दीजिए और दोबारा किसी से कुछ मांगिए मत। यानी लोगों को लगता है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम सबको मालूम है ताला कितना ही बड़ा क्यों ना हो लेकिन छोटी चाबी से ही खुल जाता है। और इसलिए छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े रास्ते खोल देती है और उसी को बल दे करके हम पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े महत्वपूर्ण इनिशिएटिव पहले ही बजट में ले लिए हैं। भारत का रेलवे तंत्र, लोगों का ध्यान नहीं गया है, लेकिन आर्थिक प्रवृत्ति का इससे बड़ा कोई क्षेत्र नहीं हो सकता है। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट रेलवे लाइन है। इतना बड़ा रेलवे का काम है, हम उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। कई सालों से बात होती नहीं थी। मुझे कई बड़े यहाँ के इंडस्ट्रियल हाउसेस के बड़े बड़े लोग मिले, वो मुझे कह रहे थे साहब हम सुनते तो आए हैं लेकिन हुआ नहीं कुछ। मैंने कहा साहब आप सुनते आए हो, अब हो चुका है। हमने बजट में, कानून में, ऑफिशियली रेलवे में 100% एफडीए अलाउ कर दिया है। 100% एफडीए अलाउ। हम रेलवे को अपग्रेड करना चाहते हैं, हम रेलवे को स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, हम रेलवे को एक्सपांड करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन हमारी आत्मा है, उसको रेलवे के द्वारा करना चाहते हैं, पूरा हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं मानता हूं ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस अकेले हिंदुस्तान की रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है और दुनिया में, और वो काम ऐसा है कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। एक अच्छे कारखाने के लोग आ जाएं, इस काम में जुड़ सकते हैं। मेरे पास मैन पावर है, आपके पास पैसे हैं, मेरे पास टैलेंट है, आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है। दोनों को मिला करके हम इस चीज को कर सकते हैं और 125 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव इन्हीं चीजों से आ सकता है और इन चीजों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम एनवायरमेंट के लिए भी इतने ही कॉन्शियस है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो गुजरात वॉज द फोर्थ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड जिसका क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट था और हमने क्लाइमेट चेंज को बहुत बढ़ावा दिया था। मैं जब गुजरात में था, हमारे देश की 80% उत्पादन में जिस राज्य में मुख्यमंत्री था वहां गुजरात में हुआ करती थी। तो हमने हर उस पर बल दिया। वैसे हम एक काम एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए गंगा की सफाई को हाथ में लिया है। 2500 किलोमीटर लंबी गंगा और भारत की 30% पॉपुलेशन के जीवन को प्रभावित करती है। 30-40% उसका जीवन उसी से जुड़ा है। वहां के गांव का अर्थ कारण उससे जुड़ा हुआ है। पूरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर
गंगा के आधार पर चला हुआ है नॉर्थ बेल्ट में। और उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सारा इलाका ऐसा है जहां गरीबी के सामने लड़ाई लड़ना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उस काम को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। और गंगा की सफाई तो होगी, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन का भी होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो वहां के उन गरीब इलाकों की इकोनॉमी को जनरेट करने का एक बहुत बड़ा आधार बनने वाला है। और मैं गंगा की सफाई एक पूरा जन आंदोलन खड़ा करने वाला हूं। विश्व भर में जो लोग एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं उनको भी मैं निमंत्रण करने वाला हूं। मैं जो गंगा के प्रति आस्था रखने वाले लोग दुनिया में रहते हैं उनको भी निमंत्रण देने वाला हूं। लेकिन जो काम कठिन से कठिन काम है उसको भी एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे डेवलपमेंट हो उस पर हम बल दे रहे हैं। तो एक प्रकार से आर्थिक विकास, पर्यावरण की चिंता, नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट की बात, रोजगार की संभावनाओं बढ़ाने का प्रयास, गवर्नेंस में सुधार लाना, इफेक्टिव गवर्नेंस की दिशा में प्रयास करना, इन सारी बातों को लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज दुनिया में कोई देश अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकता है। विश्व बदल चुका है। हमने वैश्विक प्रवाहों के बीच रहना है, वैश्विक प्रवाहों के साथ संतुलन बना करके रहना है, वैश्विक प्रवाहों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है। कोई देश अपनी मनमर्जी का मालिक नहीं रह सकता है। और भारत को ड्राइव करने वाली जो भारत की फिलॉसफी है, और आखिरकार जो देश फिलॉसफी के प्रकाश में चलते हैं वो लंबे अरसे तक सस्टेन करते हैं। जो आइडियोलॉजी के प्रवाह में चलते हैं वे कभी न कभी लुढ़क जाते हैं। आइडियोलॉजी की सीमा होती है, फिलॉसफी असीम होती है। और इसलिए भारत की जो फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को लेकर के हम चलने वाले लोग हैं। और जिसके आधार पर हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं तब हमारे पड़ोसी देशों के साथ हम मैत्री चाहते हैं। मेरा जब शपथ समारोह था, भारत में पहले भी कई प्रधानमंत्रियों के शपथ समारोह हुए, मैं कोई पहला नहीं था, लेकिन ये पहला शपथ समारोह ऐसा था कि जिसमें सार्क देश के सभी प्रमुख मौजूद थे। सार्क देशों को हमने निमंत्रित किया था। मैंने इतने कम समय में आते ही हमारे पड़ोसी देशों की मुलाकात की। नेपाल, हमारे देश से 17 साल से कोई गया ही नहीं था। मैं नेपाल गया, भूटान गया। मैं अपने पड़ोसी देशों से दोस्ती बनाने में लगा हुआ हूं। और मैं मानता हूं हम सब मिलकर के एक दूसरे के सुख बांटे। अभी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, काफी लोगों का नुकसान हो गया, लेकिन उस बाढ़ का प्रकोप पाकिस्तान में भी था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी था। तो मैंने पब्लिकली कहा था पाकिस्तान को कि हम कश्मीर में काफी मदद कर रहे हैं, उधर की तरफ भी सीमा पार भी लोग परेशान हैं, हम मानवता के आधार पर उनकी मदद करना चाहते हैं। इस भूमिका से ही दुनिया में जिया जा सकता है। दोस्ती जितनी सघन होगी उतनी सुविधा बढ़ेगी, ये हमारा मत रहा है। मैंने अनाउंस किया है कि हम एक सार्क सैटेलाइट उपग्रह हम तैयार करेंगे। मैंने हमारे साइंटिस्टों को ऑलरेडी ये काम दे दिया है। उन सार्क सैटेलाइट के माध्यम से हमारे जो सार्क देश हैं उनको एजुकेशन में, हेल्थ में, वेदर प्रेडिक्शन में ये हमारा सैटेलाइट मुफ्त में इन गरीब देशों को मदद करे, हमारे साथी देशों को मदद करे। तो एक सार्क सैटेलाइट की कल्पना भी हमने की है। तो हम ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि हमारे सभी साथी सार्क देश के मित्र हम मिलकर के आगे बढ़ें और दुनिया में गरीबी निर्मूलन की जो कोशिश चल रही है उसमें हम भी मिलकर के अपना कुछ न कुछ योगदान दे सके। हमारे पास चाइना भी हमारे पड़ोस में है। सारी दुनिया मानती है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। कुछ लोग मानते हैं हिंदुस्तान की है, कुछ लोग मानते हैं एशिया की है, चाइना की है।
लेकिन इसमें किसी को दुविधा नहीं है कि 21वीं सदी किसकी है। सबको मत है कि हिंदुस्तान की है या तो चाइना की है। इस विषय में पूरे विश्व को, लेकिन हिंदुस्तान से एक बेनिफिट है। 3 चीजें हमारे पास हैं जो दुनिया के पास नहीं है। दुनिया के किसी देश के पास ये 3 चीजें एक साथ नहीं है। किसी के पास 1 होगी, किसी के पास 2 होगी, लेकिन तीनों किसी के पास नहीं है। एक है डेमोक्रेसी, दूसरा है डेमोग्राफिक डिवीजन और तीसरा है डिमांड। ये तीनों चीजें हमारे पास लोकतंत्र के विषय में, सबसे पुराने लोकतंत्र के नाते जितना अमेरिका गर्व कर सकता है, विशाल लोकतंत्र के नाते भारत इसका गर्व कर सकता है। डेमोग्राफिक डिवीजन 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है, और डिमांड 125 करोड़ का देश, कितना बड़ा डिमांड है। ऐसी संभावना वाली कोई एक देश कहीं हो नहीं है, और इसलिए संभावना सबसे ज्यादा है कि भारत बड़े सामर्थ्य के साथ खड़ा होगा और विश्व के कल्याण के काम भारत आएगा, ये मेरा विश्वास है। मैंने पिछले दिनों में आने के बाद इसी एक महीने में सिर्फ सितंबर में ही मैं जापान हो आया, मैं ऑस्ट्रेलिया से मिल लिया, मैं चाइना से मिल लिया, आज अमेरिका से भी मिल लूंगा, यूएन से भी सभी बड़े बड़े महापुरुषों से मिलना हो गया। इतना तेजी से वैश्विक फलक पर काम करने का काम भारत ने आरंभ किया है, और हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हमने मिलजुल करके रहना होगा, कंधे से कंधा मिला करके रहना होगा। कठिनाइयों के बीच भी संवाद और सह-अस्तित्व को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। हम कठिनाइयों को रोते बैठते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम कठिनाई के, जैसे चाइना है, हमारे बॉर्डर के विवाद है, आज भी है, लेकिन उसके बाद भी हमने चाइना से हमारे व्यापारिक संबंधों को और बढ़ाया है, हमारे राजनीतिक संबंधों को हमने और बढ़ाया है। तो हमारी ये कोशिश है। एक संकट जिसको लेकर के सारी दुनिया परेशान है, भारत 40 साल से परेशान है, वो है टेररिज्म। टेररिज्म का संकट, इसको बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया के बहुत देश वो टेररिज्म के घिनौने रूप को कभी समझ ही नहीं पाए। मेरा अपना अनुभव बताता हूं। मैं 1993 के कालखंड में यहां एक बार स्टेट डिपार्टमेंट में आया था। स्टेट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ लोगों से मैं बात कर रहा था, और मैं भारत के टेररिज्म की चर्चा करता था। तो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग मुझे समझा रहे थे, ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं उनको समझा रहा था ये टेररिज्म है, वो कहते थे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। वो कहते थे आपको सरकार ठीक चलाना आता नहीं है, कानून नहीं है। इसका मैं उनको समझाता रहा। हमारी 15 मिनट का टाइम तय हुआ था, 1.5 घंटे चर्चा चली, लेकिन मैं उनको समझा नहीं पाया। लेकिन मैं जब 93 में आया तो उन्होंने सामने से मुझे कहा, आइए आप एक बार बैठेंगे, बात करेंगे। तो मैं फिर से स्टेट डिपार्टमेंट गया, और इस बार वो मुझे समझा रहे थे टेररिज्म क्या होता है। वो इसलिए समझा रहे थे कि उस समय यहां ट्रेड सेंटर पर बम फूट चुका था, बम का धमाका हो चुका था। यानी जब तक हमारे गम में बम नहीं गिरता है, तब तक हमें टेररिज्म का पता नहीं चलता है। दुनिया टेररिज्म के कारण बहुत पीड़ित है। हमने 40 साल तक इसको भुगता है, और टेररिज्म को कोई सीमा नहीं होती है, न उसका कोई देश होता है। वो कब किस देश में जाकर के आ धमकेगा, उसका अनुमान लगाना कठिन है। एक ऐसी विकृति है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आप कल्पना कर सकते हैं, हम टीवी पे जब देखें किसी जर्नलिस्ट का गला काटा जा रहा है, हम ये 21वीं सदी की मानव संस्कृति के सामने कितनी बड़ी घिनौना हरकत हो रही है, कितनी बड़ी चुनौती है, किसी को भी हिला देने वाली चुनौती है। और जब अगर हमारी मानवता जगती नहीं है, राजनीतिक प्लस माइनस के आधार पर टेररिज्म का हिसाब नहीं हो सकता है। टेररिज्म ये मानवता का दुश्मन है, और जो भी मानवता में विश्वास करते हैं उन सबको इकट्ठा होने की आवश्यकता है।
देश की सीमाएं, जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय, उस सबसे परे उठ करके मानवता में विश्वास करने वाले लोगों का एकत्र आना बहुत जरूरी है। और तभी जाकर के हम टेररिज्म को चुनौती दे सकते हैं। और इसलिए टेररिज्म को चुनौती देने के लिए साधन कुछ भी हो, रास्ता यही एकमात्र है। इसी एक रास्ते पर चलना पड़ेगा। दुनिया को यही आह्वान होना चाहिए, आइए मानवतावाद में कौन विश्वास करते हैं, हम साथ चलें। टेररिज्म को हम अलग अलग तराजू से नहीं तोल सकते। बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, ऐसा नहीं चल सकता। मुझे पसंद आने वाले देश में टेररिज्म है तो चलता है, चलने दो, आंख बंद कर दो। मुझे पसंद ना आने वाले देश में टेररिज्म चलता है तो अच्छा ऐसा है, ऐसे नहीं होता है। टेररिज्म होता है। अगर उसको गुड और बैड टेररिज्म हमने कर दिया तो वो टेररिस्ट उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। आज जो हम पश्चिम एशिया का हाल देख रहे हैं, संपत्ति की कमी नहीं थी, धन की वर्षा हो रही थी। पिछले 3 दशक में आर्थिक समृद्धि में पश्चिम एशिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ा, लेकिन क्या हालत आकर के खड़ी रही थी। और इसलिए मानवता के दुश्मन का ये जो गतिविधि है, उसके खिलाफ विश्व को एक आवाज बन करके कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और तब जाकर के हम मानवता की रक्षा कर पाएंगे। और मानवता आकर के उस तत्वज्ञान के और उस आदर्शों पर चलती है जिसके आधार पर हम सबके कल्याण की कल्पना करते हैं। उस सबके कल्याण की कल्पना करते हैं। हम उस परंपरा और फिलोसफी की जब मैं बात करता था, हम वो लोग हैं जिन्होंने वेद काल से मंत्र सीखा था, सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हम उस परंपरा से निकले हुए लोग हैं जिसमें हम चाहते हैं सब सुखी हो, सब शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, सब प्रॉस्परस हो। ये फिलोसॉफी लेकर के हम बड़े हुए हैं। सिर्फ भारत में रहने वाले ही सुखी हो, ये कल्पना भारत की नहीं है। और इसलिए हम विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाले लोग हैं। और उस विचार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, मेरा विश्वास है। हम टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी आप सबको निमंत्रित करता हूं, आइए भारत देखने जैसा देखें, रहने जैसा देखें। और मेरा ये मंत्र रहा है, टूरिज्म यूनाइट्स, टेररिज्म डिवाइड्स। इसलिए मैं चाहता हूं हम मिले जुले जाएं, देखें दुनिया से। जितना ज्यादा उसको करेंगे उतना ज्यादा लाभकर्ता होगा। मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अहम बातें की और कई उपलब्धियां गिनाई। जो कुछ उन्होंने किया या क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, बताया कि मंगलयान की सफलता कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। साथ में आतंकवाद पर भी बहुत विस्तार से बातचीत की। कहा कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती और टेररिज्म से हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा।